Dear students, a very warm welcome to all of you in my today's lecture of Operations Research. In today's lecture, we will discuss on further numerical on optimal solution to a transportation problem. यानी कि ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम के रिगार्डिंग ऑप्टिमल सॉल्यूशन पर हम एक और न्यूमेरिकल को डिस्कस करेंगे आज के लेक्चर में. Example is as follows. A company has factories F1, F2 and F3 that supply products to warehouses at W1, W2 and W3. The weekly capacities, warehouse requirements and unit shipping cost in rupees are as follows. तो यहाँ आपको प्रॉपर एक ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम दे रखी है, एक ट्रांसपोर्टेशन मैट्रिक्स दे रखी है. यहाँ W1, W2, W3 ये तीन वेयर हाउसेज हैं फॉर्म के. F1, F2, F3 ये तीन सप्लाई सेंटर्स हैं या फिर फैक्ट्रीज हैं. ठीक है. और इसके रिगार्डिंग आपको ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट या शिपिंग कॉस्ट दे रखी है रुपीज़ में. हर पर्टिकुलर वेयर हाउस पर आपको डिमांड दे रखी है, कितनी डिमांड है, और हर पर्टिकुलर फैक्ट्री के रिगार्डिंग जो सप्लाई है वहाँ पर अवेलेबल उसके रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन दे रखी है. अब यहाँ पर आपको इस प्रॉब्लम का ऑप्टिमल सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है. तो ऑप्टिमल सॉल्यूशन को फाइंड आउट करने से पहले हम क्या करेंगे, इसका इनिशियल बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन ऑब्टेन करेंगे और इसके लिए हम वोगल्स अप्रॉक्सीमेशन मेथड या वैम मेथड का यूज़ करेंगे और उसके हेल्प से इसके इनिशियल सॉल्यूशन को डिटरमाइन करेंगे. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल यूज द वैम मेथड टू फाइंड द इनिशियल सॉल्यूशन टू दिस प्रॉब्लम. तो फर्स्ट मेथड में क्या करेंगे, यूज वैम टू फाइंड इनिशियल सॉल्यूशन. ठीक है. और वैम मेथड के रिगार्डिंग हमें रो पेनल्टी और कॉलम पेनल्टी को कैलकुलेट करना होगा यहाँ पर सबसे पहले तो, और उसके अकॉर्डिंग हम सेल्स को एलोकेट करेंगे. तो पहले हम बात करेंगे फर्स्ट रो की. स्मॉलेस्ट 12, नेक्स्ट स्मॉलेस्ट 16, डिफरेंस इज ऑफ 4. ठीक है. ऐसे यहाँ पर देखेंगे 8 एंड 14, डिफरेंस इज 6. 16 एंड 24, डिफरेंस इज 8. कॉलम में देख लेते हैं इसको. 14 and 16, difference is 2. 8 and 20, difference is 12. 12 and 16, difference is 4. अब इन पेनल्टीज में से जो मैक्सिमम पेनल्टी है दैट इज ऑफ 12. इस 12 के करस्पॉन्डिंग W2 कॉलम को सेलेक्ट करेंगे और इसमें 8 मिनिमम आइटम होगा और इस 8 के करस्पॉन्डिंग 160 की सप्लाई है और 120 की डिमांड है. तो 120 का प्रॉपर एलोकेशन हो जाएगा. यहाँ पर 160 माइनस 120 इज इक्वल टू हो जाएगा ये 40, और ये 120 माइनस 120 इट इज़ इक्वल टू 0, क्योंकि W2 एग्जॉस्ट हो गया. तो इस W2 को हम यहाँ से एलिमिनेट कर देंगे पिक्चर में से. दैट इज क्लियर. नाउ कम टू द नेक्स्ट पेनल्टी. 16 माइनस 12 4, 18 माइनस 14 4, 26 माइनस 16 10, 16 माइनस 14 2, it will be dash, and 12 16, डिफरेंस इज 4. मैक्सिमम पेनल्टी कितनी है अब 10. इसके करस्पॉन्डिंग F3 रो सेलेक्ट होगी और जो मिनिमम एलिमेंट है वो 16 होगा. 90 इज द सप्लाई, 150 इज द डिमांड. 90 का एलोकेशन होगा. 90 माइनस 90 इज इक्वल टू 0. 150 माइनस 90 इज इक्वल टू 60. ठीक है. क्योंकि F3 0 हो गया तो F3 को यहाँ पर हमें एलिमिनेट कर दूंगा. अगेन कैलकुलेट पेनल्टी. 16 माइनस 12 4, 18 माइनस 14 4, ये डैश हो जाएगी यहाँ पर पेनल्टी. यहाँ पेनल्टी आएगी आपकी 2 ही आएगी, ये डैश हो जाएगी. 18 माइनस 12 6, 6 इज द मैक्सिमम पेनल्टी. W3 कॉलम सेलेक्ट हो जाएगा. 12 इज मिनिमम. इसके करस्पॉन्डिंग सप्लाई 200, डिमांड 60, तो 60 का एलोकेशन हो जाएगा यहाँ पर. 60 माइनस 60 इज इक्वल टू 0. 200 माइनस 60 इज इक्वल टू 140. ठीक है. क्योंकि W3 0 हो गया तो इसके करस्पॉन्डिंग ये आपका कॉलम यहाँ से एलिमिनेट हो गया. ठीक है. नाउ अब दो ही एलिमेंट्स बचे हुए यहाँ पर आपके पास, तो यही W1 कॉलम ही सेलेक्ट होगा यहाँ पर. तो इसके करस्पॉन्डिंग मिनिमम 14 है. 14 के करस्पॉन्डिंग सप्लाई 40 है, डिमांड 180 है, तो यहाँ पर 40 का एलोकेशन हो जाएगा. 40 माइनस 40 इज इक्वल टू 0. 180 माइनस 40 इज इक्वल टू 140.
तो ये आपका एलिमिनेट हो जाएगा F2 यहाँ से, क्योंकि F2 के करस्पॉन्डिंग जो सप्लाई है वो 0 हो गई। अब एक एलिमेंट बचा 60, इसका करस्पॉन्डिंग डिमांड भी 40 की है, 140 की है, और सप्लाई भी 140 की है, तो यहाँ एलोकेशन हो जाएगा 140 का। दोनों सेटिस्फाइड हो गए हमारे यहाँ पर ना, तो इस तरह से हमारा एलोकेशन कंप्लीट हो गया। तो इस पर्टिकुलर एलोकेशन के रिगार्डिंग हम टोटल ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट को कैलकुलेट कर लेते हैं, क्योंकि सॉल्यूशन वैल्यूज तो हमारे पास है x11 140, x13 60, x21 40, x22 120 एंड x33 इज इक्वल टू 90। अब ये सॉल्यूशन हमारा डिजेनरेट है या नॉन डिजेनरेट है, इसको भी चेक कर लेते हैं। एलोकेशन कितनी है 1 2 3 4 5, और कितने चाहिए m+n-1, नंबर ऑफ रोज 3, कॉलम्स 3, 3 + 3 - 1 यानी कि 5 हो गए, और इतने ही हमारे पास ऑब्टेन्ड एलोकेशंस है। तो ये हमारा नॉन डिजेनरेट सॉल्यूशन है, दैट इज ओके। अब हमें निकाल लेते हैं इसकी टोटल ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट। कितनी जाएगी इसकी कॉस्ट 16 × 140 प्लस 12 × 60 प्लस 14 × 40 प्लस 8 × 120 प्लस 16 × 90। ठीक है, 16 की और 140 की मल्टीप्लाई कर लीजिए। 16 चौका 64, 4 6, 16 कम 6 और 1 6 22 प्लस 12 6 72 720, 14 को 56 560, 12 8 96 960 और 16 में 144 1440। ठीक है, ऐड कर लीजिए इसको 0 0 0 0, तो 0 जाएगा यहाँ पर। इसके बाद 4 और 6 10 और 6 16, 16 और 2 18, 18 4 22 का 2 और 2 4 6, 2 4 6 और 9 15, 5 20 और 7 27 और 2 29, 9 2 और 1 3 और 2 5, कितनी आ गई? इट इज इक्वल टू 5920। क्या कर लेते हैं 16 चौका 64 का 4 6, 16 6 6 22, 12 6 72, 14 को 56 560, 12 8 96 और 16 में 144 1440, 0 जाएगा। 4 और 6 10 और 6 16 और 2 18, 18 4 22 का 2, 2 और 4 6 और 9 15 और 5 20 और 7 27 और 2 29 का 9, 2 और 1 3 और 2 5। तो ये कॉस्ट आ गई आपके पास 5920। तो ये आपने ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट अचीव कर ली है, ऑब्टेन कर ली है। ठीक है, अब मुझे चेक करना है कि क्या ये सॉल्यूशन ऑप्टिमल सॉल्यूशन है या नहीं है। तो उसके रिगार्डिंग हम मोदी मेथड का यूज करते हुए इसकी ऑप्टिमलिटी को डिटरमाइन करेंगे। नाउ वी विल टेस्ट द ऑप्टिमलिटी ऑफ द गिवन इनिशियल सॉल्यूशन ऑफ द ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम। और ऑप्टिमलिटी को टेस्ट करने के लिए हम यूज करेंगे मोदी मेथड या फिर मॉडिफाइड डिस्ट्रीब्यूशन मेथड, जिसमें हमें यू आई और वीजेस की वैल्यूज़ को कैलकुलेट करना है। तो यहाँ मैंने ट्रांसपोर्टेशन टेबल को डिटरमाइन कर रखा है। ठीक है, यहाँ मैं यू आई की वैल्यू कैलकुलेट करूँगा इसके रेफरेंस में, और यहाँ मैं कैलकुलेट करूँगा वीजे की वैल्यूज़। ठीक है, पहले देख लेते हैं एलोकेशन जो आया था हमारे पास 16 पर एलोकेशन आया था हमारा, दैट इज इक्वल टू 140। ठीक है, इसके बाद 12 पर आया था हमारा एलोकेशन 60 का, 14 पर आया था 40 का, 8 पर आया था 120 का, और इसके बाद 16 पर आया था हमारा एलोकेशन दैट इज ऑफ 90। ठीक है, अब हमें u और v की वैल्यूज़ को कंसीडर करना है पहले तो, और इसके लिए हम फॉर्मूला यूज़ करेंगे कौन सा, सी आई जे इज इक्वल टू यू आई प्लस वी जे। लेकिन उससे पहले हमें एक वैल्यू 0 रखनी है। तो क्योंकि इसमें भी 2 एलोकेशंस हैं, इसमें भी 2 एलोकेशंस हैं, इसमें सिंगल है, इसमें 2 है, इसमें सिंगल है, इसमें 2 है, तो किसी के भी करस्पॉन्डिंग आप 0 रख दीजिए जहाँ 2 एलोकेशंस हैं। तो मैंने मान लिया कि u1 इज़ इक्वल टू 0। तो यहाँ मुझे u2 की वैल्यू निकालनी है, u3 की वैल्यू निकालनी है, यहाँ मुझे v1 की वैल्यू निकालनी है, v2 की वैल्यू निकालनी है और v3 की वैल्यू निकालनी है। क्योंकि मैंने u1 को 0 रखा है, तो u1 को 0 रखा है, तो उसके करस्पॉन्डिंग एलोकेटेड सेल है आपका ये 140 वाला। तो यहाँ फॉर्मूला लगेगा 16 इज इक्वल टू u1 प्लस v1। तो ये आएगा 16 इज इक्वल टू u1 का मतलब है 0 और प्लस vj का मतलब है v1। तो इससे आपका जो v1 की वैल्यू है दैट विल बी इक्वल टू 16। तो v1 की वैल्यू रख दी मैंने यहाँ पर 16 के इक्वल, दैट इज क्लियर। नाउ
अब मुझे इसके करस्पॉन्डिंग फिर देखना है एलोकेटेड सेल कौन सा है, दैट इज 12। तो ये फॉर्मूला बनेगा हमारा 12 इज इक्वल टू U1 है 0 और प्लस इसका करस्पॉन्डिंग V है हमारा V3 प्लस V3। तो इससे जो V3 की वैल्यू हो गई दैट इज इक्वल टू 12। तो V3 की वैल्यू आ गई मेरे पास 12, दैट इज क्लियर। अब मेरे को V1 की वैल्यू पता है, इसके करस्पॉन्डिंग ऑक्यूपाइड सेल है 14, ये वाला सेल ऑक्यूपाइड है। तो 14 इज इक्वल टू U2 प्लस 16 हो जाएगा। तो इससे हो जाएगा 14 इज इक्वल टू U2 प्लस 16। तो इससे U2 की वैल्यू कितनी आएगी, 14 माइनस 16 यानी कि -2 हो जाएगी। तो U2 की वैल्यू हो गई -2, क्लियर। अब मुझे देखना है ये सेल, ये वैल्यू मुझे पता है, ये एलोकेटेड सेल है यहाँ पर है ना। तो 8 इज इक्वल टू -2 प्लस V2 हो जाएगा यहाँ पर। 8 इज इक्वल टू -2 और प्लस V2। तो V2 कितना जाएगा इससे, V2 इज इक्वल टू 8 प्लस 2 यानी कि 10 हो जाएगा ये। तो V2 हो गया 10, ठीक है। अब U3 बचा, तो ये ऑक्यूपाइड सेल है, इसके करस्पॉन्डिंग V3 की वैल्यू पता है, तो इसको नोट कर लेंगे यहाँ से हम। तो जाएगा 16 इज इक्वल टू U3 और प्लस 12 हो जाएगा ये। तो इससे U3 कितना जाएगा, 16 माइनस 12 यानी कि 4 बचेगा। तो U3 की वैल्यू होगी 4। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब जो अनऑक्यूपाइड सेल है उसके लिए मैं निकालूंगा DIJ की वैल्यू। DIJ का फॉर्मूला लगेगा हमारे पास CIJ माइनस UI प्लस VJ। तो पहले तो हमारा ये वाला सेल निकलेगा 1 2 वाला, तो वैल्यू निकालते हैं D12 की। D12 करस्पॉन्डिंग C की वैल्यू कितनी है 20 माइनस U की वैल्यू कितनी है इसके करस्पॉन्डिंग 0 और इसके करस्पॉन्डिंग V की वैल्यू है 10। तो ये आएगा 20 माइनस 10 यानी कि प्लस 10। तो इसके करस्पॉन्डिंग D आ गया प्लस 10, ठीक है। ऐसे ही हम निकाल लेते हैं वैल्यू किसकी। अब ये है अनऑक्यूपाइड सेल, ये आएगा D23। तो D23 इज इक्वल टू CIJ कितना है 18 माइनस U है -2 और इसके करस्पॉन्डिंग V है 12। -2 प्लस 12 10 हो जाएगा और 18 माइनस 10 कितना जाएगा प्लस का 8 हो जाएगा। तो यहाँ ये वैल्यू आ गई इसके करस्पॉन्डिंग प्लस 8, ठीक है। अब इसके करस्पॉन्डिंग देखते हैं, यहाँ ये वैल्यू आ गई क्योंकि D31। तो D31 की वैल्यू निकालनी है मुझे। तो CIJ कितना है इसके करस्पॉन्डिंग 26 माइनस U कितना है 4 और V कितना है 16, ठीक है। 16 प्लस 4 20 और 26 माइनस 20 कितना आएगा प्लस का 6। तो इसके करस्पॉन्डिंग ये वैल्यू आ गई प्लस का 6, ठीक है। अब निकालना है मुझे D32। CIJ कितना है 24 माइनस U कितना है 4 और V कितना है इसका करस्पॉन्डिंग 10। 10 प्लस 4 14 और 24 माइनस 14 आएगा 10, ठीक है। तो ये आएगा वैल्यू प्लस 10। तो यहाँ जितनी भी वैल्यूज है DIJ की, ये क्या है, दे ऑल आर ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। इसका मतलब जो दिया हुआ सॉल्यूशन है दिस इज द ऑप्टिमल सॉल्यूशन। तो हम यहाँ लिख देंगे बिकॉज ऑल DIJ is greater than equal to 0, so this will be the optimal solution. So optimal transportation cost will be equal to रुपीज़ कितनी गाड़ी थी हमें, हमने इसे कैलकुलेट करता ₹5920। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। सो दिस इज क्लियर। तो इस तरीके से हम इस पर्टिकुलर सॉल्यूशन की ऑप्टिमलिटी को चेक कर लेते हैं और जो हमारा सॉल्यूशन है ये ऑप्टिमल सॉल्यूशन को डिफाइन करेगा। ओके, थैंक यू।